हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम सीमेन एनालाइज टेस्ट के बारे में जानेंगे। सीमेन एनालाइज टेस्ट में स्पर्म काउंट, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म मोटिलिटी जो है वो चेक की जाती है कि इफ़ इन केस अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है और अगर मेल में इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए सीमेन एनालाइज टेस्ट जो है वह कराया जाता है। तो सीमेन एनालाइज टेस्ट को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सीमेन टेस्ट, स्पर्म काउंट टेस्ट, स्पर्म एनालाइज, मेल फर्टिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और सीमेन एनालाइज टेस्ट मेज़र करता है आपके स्पर्म और सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी को। और यह टेस्ट जो है चेक करता है कि मेंस में इनफर्टिलिटी जो है वह मेज़र करता है स्पर्म फैक्टर के। अब स्पर्म के 3 मेजर फैक्टर जो यह चेक करता है वो होता है स्पर्म, नंबर ऑफ स्पर्म, शेप ऑफ स्पर्म एंड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। सीमेन एनालाइज टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है? तो इन मैन में इनफर्टिलिटी टेस्टिंग के लिए यह टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई कपल है जो 1 ईयर अराउंड जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं बट नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में जो है सीमेन एनालाइज टेस्ट जो है वो कराया जाता है। और इसके अलावा वेस्ट्रोमाई कंडीशन में भी जो है सीमेन एनालाइज टेस्ट कराया जाता है। वेस्कोटमाई का मतलब होता है नसबंदी। अगर मान लीजिए किसी ने अपनी नसबंदी कराई है तो उस कंडीशन में चेक किया जाता है कि स्पर्म के साथ साथ जो है सीमेन तो नहीं आ रहा है, नसबंदी सही से हुई है या नहीं, जांचने के लिए भी यह टेस्ट कराया जाता है। अब बात करें प्रिपरेशन की। अगर आप ये टेस्ट कराने जा रहे हैं तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन या प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है क्या? तो इस टेस्ट को कराने के लिए कम से कम 3 से 5 दिन की जो है एब्सेंस चाहिए होती है सेक्स या फिर मैस्टरबेशन में। मीन्स आपको कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर मैस्टरबेशन के थ्रू जो है स्पर्म रिलीज़ नहीं करना है। और इसका जो सैंपल आप कलेक्ट करते हैं वह ओनली मैस्टरबेशन का जो सैंपल होता है, मैस्टरबेशन के टाइम पर जो सीमेन स्पर्म निकलता है वही सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इसका सैंपल जो है आप वो घर पर कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सैंपल आप देते हैं उसके 30 मिनट्स के अंदर जो है यह सैंपल टेस्टिंग के लिए लगाना होता है। और जो कॉन्डम के अंदर जो स्पर्म होता है वह भी इस टेस्ट के लिए नहीं लिया जाता है। और अगर मान लीजिए जो सैंपल आप दे रहे होते हैं वो आपको नॉर्मली जो है नॉर्मल 37 सेल्सियस टेम्परेचर पर ही रखना होता है। इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है बात करें तो इस टेस्ट को जो है मान लीजिए पेशेंट ने सैंपल दे दिया तो उसके हमें 1 घंटे के अंदर जो है सैंपल टेस्टिंग के लिए 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर जो है वो टेस्टिंग के लिए सैंपल लगाना होता है। और उससे पहले जो है हमें लुब्रिकेशन के लिए जो है सैंपल को जो है 30 सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक रखना होता है, ताकि जो सैंपल जो है वो जेल फॉर्म से लिक्विफिकेशन जो होता है, जेल जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हमें 37 सेल्सियस तक जो है 15 से 30 मिनट तक रखना होता है, जो कि हम रिपोर्ट में भी देते हैं कि अराउंड कितने टाइम पीरियड में जो है पेशेंट का सैंपल जो है वो जेल से लिक्विफिकेशन में कन्वर्ट हुआ है। इसके अलावा जब सैंपल जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद सैंपल को स्लाइड पे रखा जाता है, देन कवर स्लिप से कवर करके और माइक्रोस्कोप के अंदर जो है इस सैंपल की टेस्टिंग की जाती है। अब बात करें सीमेन एनालाइज टेस्ट में जो है क्या क्या चेक किया जाता है, तो सीमेन एनालाइज टेस्ट में आप स्पर्म की क्वांटिटी, कलर, विस्कोसिटी, लिक्विफिकेशन, टोटल स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, पास वगैरह तो नहीं आ रही स्पर्म में, यह चेक की जाती है। अगर बात करें क्वांटिटी की तो नॉर्मली क्वांटिटी इसकी जो है 2 से 5 ml तक सीसी में होती है।
और अगर कलर की बात करें तो नॉर्मल कलर जो है वो वाइटेस्ट कलर का होता है। विस्कोसिटी हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए। लिक्विफिकेशन टाइम जो है वह कम से कम 30 मिनट्स तक होना चाहिए। वॉल्यूम, इसके अलावा बात करें मोटिलिटी की तो टोटल स्पर्म काउंट की, तो वह 35 मिलियंस जो है वह 35 मिलियंस आपके कम से कम एक बार में होने चाहिए। और अगर मोटिलिटी की बात करें तो एक्टिव मोटिलिटी जो है वह आपके अराउंड 40 से अबव होने चाहिए। अब हम स्पर्म काउंट की बात करें तो नॉर्मल स्पर्म काउंट आपके इतने सारे होते हैं और लो स्पर्म काउंट ऐसे होते हैं, आप इमेज से समझ सकते हैं। अब बात करें मोटिलिटी की, तो मोटिलिटी मतलब होता है स्पर्म की जो शेप है वो किस तरीके की है। तो अगर मान लीजिए एक स्पर्म से हेड जो है इतने तरीके के हैं, एक स्पर्म से हेड एक के साथ एक निकल रहा है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये अबनॉर्मलिटी में आता है। अगर मान लीजिए कोई स्पर्म मोटा है या फिर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो ये भी अबनॉर्मलिटी में आता है। अगर हम टेल अबनॉर्मलिटीज़ की बात करें स्पर्म में, तो टेल जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, मुड़ी हुई हो सकती है, एक साथ दो निकली हुई हो सकती है, तो यह भी अबनॉर्मल स्पर्म मोटिलिटी में आते हैं। अगर हम नॉर्मल स्पर्म मोटिलिटी की बात करें तो आप यह डायग्राम से देख सकते हैं, ये नॉर्मल स्पर्म है। अब बात करें मोटिलिटी में, नॉर्मल मोटिलिटी में जो है स्पर्म जो है वह सीधी शेप में जो है राउंड ऑफ सीधी जा रही होते हैं, और जो आपके टेढ़े मेढ़े स्पर्म जो है मूवमेंट कर रहे होते हैं वह आपके अबनॉर्मल जो है स्पर्म होते हैं।